आओ चलो करें परिवर्तन, साहित्य बने समाज का दर्पण। शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपकी दोस्त रितु रानी और आज मैं परिवर्तन साहित्यिक मंच के वार्ता कार्यक्रम में फिर से शिरकत कर रही हूँ और अपने सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसी कोरोना के जो एक गंभीर महाकाल रहा, संक्रमण का दौर रहा, इसमें आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इन्हीं अच्छी और शुभ संकेतों के साथ, आशाओं के साथ परिवर्तन आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं, उसकी समस्याओं, उसके संघर्ष, उसकी चेतना, उसकी जिजीविषा, सभी कुछ को अपने आप में साहित्य ने समेटा है। और जब हम बात करें भारतीय मध्य वर्गीय समाज की, तो उसका जो एक दायरा है, जो उसका इतना विस्तृत फलक है, उसकी जो जीवन की बुनियादी चीजों पे संघर्ष है, वो जितनी भी सारी चीजें हैं मध्य वर्गीय समाज की, तो उसको जो कवर किया है साहित्य में, उपन्यास सबसे बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि सबसे सशक्त एक रचना, एक साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास उभर कर आया है। और अन्य विधाओं में भी, कविताओं में, कहानियों में भी निस्संदेह उस समाज की चेतनाएं, उसकी छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन जितनी बारीकी से, जितने विस्तार से उपन्यास ने उस चीज को, उस समस्याओं को, उसकी जीवन की जो रूपरेखा है, उसको उभारा है, किसी अन्य विधाओं में नहीं मिलता है। और हम इसलिए कह सकते हैं कि जो मध्य वर्गीय समाज है और जो उपन्यास है, उसका आपस में एक गहरा संबंध है। मैं कहती हूँ दोहरा संबंध है, क्योंकि मध्य वर्गीय समाज उपन्यास का एक रचनाकार तो है ही, साथ ही वह उसका पाठक भी है, उसका आस्वादक भी है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सदियां बीत गई हैं, 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उपन्यास ने, उपन्यासकार ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। अपनी लेखनी की धार उतनी ही पैनी रखी है। और इसी कड़ी में मेघना उपन्यास भी शामिल है। जी हाँ, मेघना उपन्यास की मैं दो लाइनों से शुरुआत करती हूँ कि प्यार से छुओ तो मोम, वासना से छुओ तो अंगार, कुछ अलग है उसके अंदाज। इन पंक्तियों के साथ जो उपन्यास है खुलता है और हम समझ सकते हैं कि इन दो लाइनों में उपन्यास में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जो बात कही गई है उसके केंद्रीय पात्र को लेकर। तो आज वार्ता में हम इसी उपन्यास मेघना एक अलबेली सी पहेली के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इस उपन्यास की लेखिका कुसुम गोस्वामी जी। मैं परिवर्तन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने सभी साथियों, श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि कुसुम गोस्वामी जी एक लेखिका के साथ साथ, क्योंकि मैम लिखती रही हैं उपन्यास से पहले भी कुछ कुछ छोटी चीजें, कविताएं, कहानी, लेख मैम के आते रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त भी आकाशवाणी की वक्ता भी हैं। जितनी गंभीरता से मैम के व्यंग्य, मैम की बातें, रचनाएं आकाशवाणी से फैलती है, अब साहित्य में भी हम उनकी छवि देख रहे हैं। मैम, बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं, कहानियां हैं जो हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, पत्रों में आती रही है। और परिवर्तन साहित्यिक मंच आपके उपन्यास, जो कि आपका पहला उपन्यास है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है, धन्यवाद देता है, आपको बहुत कोटि बहुत कोटि शुक्रिया। प्रणाम करता है। मैम, बहुत हम बहुत जानना शुक्रिया रितु। चाहते हैं आज आज के इस वार्ता में कि आपने लेखन के क्षेत्र में कैसे कदम रखा। हम उपन्यास पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके बारे में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा स्नेही नमस्कार और शुभ संध्या। और लेखन का जहाँ तक सवाल है ऋतु, जैसे कि हम लोग होते हैं ना, वो बचपन से ही कहीं न कहीं जो कोई लिखने के एक कहते हैं टेंडेंसी होती है, जो वो कहीं न कहीं हमारे समाज को देखने का एक नजरिया होता है, वहां से डेवलप होती है।
कुछ लोग होते हैं कोई घटनाएं देखते हैं वो भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घटनाएं देखते हैं तो उनके मन मस्तिष्क पे एक अलग तरीके से प्रभाव डालती है। कुछ लोग होते हैं जो उनका हल सोचने लग जाते हैं कि हल इसका क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से उसके लिखने में विधाओं में फर्क आता जाता है। जैसे मैंने कहा कि जब हम हल या समस्याओं का वो सोचते हैं तो इस तरीके से तो लेखन में फर्क आ जाता है आगे चल के। और स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हम चीजों की जो बताया मैंने कि विवेचना जो हम करने मजबूर हो जाते हैं। मेरा कहना है कि समाज की कोई भी घटना विवेचना में मजबूर जब आपको करने लगे बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं लेखक आपके अंदर जन्म लेने लगता है। तो वो मेरा कह सकती हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है चीजों को थोड़ा अलग ही रहा है। तो शुरू में हर कोई कहानियां कविताएं मतलब छोटी छोटी कविताओं के रूप में ही आता है। तो वो भी मैंने प्रकृति के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर, जो मैं हाई स्कूल या इंटर में थी तो मैंने लिखना वहां से शुरू किया था। तो वो स्कूल के मैगजीन्स वगैरह में देना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब कॉलेज में आई तो कॉलेज में जो मैगजीन्स वगैरह होती थी वहां देना शुरू किया। और ये सिलसिला मतलब चलता रहा। कभी इतना नहीं सोचा कि आगे जाकर के मुझे कुछ और इससे बढ़ना है या क्या, जस्ट अपने एक मनोभावों को व्यक्त करने का मेरे लिए एक जरिया था वो बस। तो उसके बाद शादी के बाद मेरी जो है वहां पे मैं कुछ लोगों से जुड़ी जो कि प्रकाशित जिनकी रचनाएं होती थी और किताबें जिनकी उपन्यास है या कविताएं हैं या कहानियां हैं आती रहती थी। तो वहां से उन लोगों ने मुझे जब देखा तो शायद उन लोगों ने उसको मेरे गंभीरता से लिया कि तुम लिख सकती हो। और छोटे छोटे मेरे लेख भी थे उस समय, मैं लिखने लगी थी डायरीज में अपने। तो फिर लोगों के एक होता है कि हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीजें होती है, हमको एक सहारा या एक ये प्रोत्साहन जो होता है बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज मुझे मिली, टचवुड लकी रही इस मामले में। और फिर मैंने वहां से मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैंने अपने जो रचनाएं थी उनको जो है देखना शुरू किया, कहाँ कहाँ मैं भेज सकती हूँ। और उसके बाद एड्रेस पे भेजा और किस्मत ने साथ दिया। और मेरी जो कहानी जो है वो फेमिना जो थी मैगजीन थी 2015 में जनवरी 8 में, वो मेरी पहली कहानी जो थी मेरी जो किसी बड़े उससे आ रही थी वो वहां मेरी प्रकाशित हुई। और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। आकाशवाणी से भी उसी समय लखनऊ में थी मैं उस समय, आकाशवाणी से जुड़ी। और मैं पहले व्यंग के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें थी जो अपने आप नहीं कुछ कर सकते, कई बार तो व्यंग ही कर सकते हैं वाली चीज होती है। तो मैंने व्यंग का भी एक जो है वो अपनाया एक तरीका जो है। तो उस मेरे आकाशवाणी से व्यंग भी बहुत सारे आए। तो इस तरीके से जो है जुड़ी। और आगे चल करके जब चीजें मन के अंदर बहुत सारी एकत्रित होती गई, शायद जो किसी कहानी में या कविता में जब मुझे मुश्किल लगने लगा उसको समेट पाना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे उपन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी कहानियां बहुत सारी थी, मैं चाहती तो कहानी संग्रह निकाल सकती थी। लेकिन मैं शायद मनोभावों को अपने जो व्यक्त करने के जरिए मुझे मेघना के रूप में नजर आया। तो इस तरीके से मेरा जो ये उपन्यास का जो है मेरा लेखन यात्रा जो थी इसकी शुरू हुई। लेकिन मुझे एक विस्तृत एक बड़ा एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां मैं अपने उसको व्यक्त कर सकती हूँ। तो इस तरीके से करते हुए कविताएं, जी। कहानियां और फिर उपन्यास तक की यात्रा रही मेरी। जी। जी मैम मेघना पर तो बात हम करेंगे ही विस्तार से। आपने कहा कि आप जी। आकाशवाणी से भी जुड़कर व्यंग्य और जी। बहुत सारी चीजें करती थी। तो आपने जी। मतलब आकाशवाणी में कितना समय दिया और वहाँ क्या कुछ खास आपका अनुभव रहा? और आपका जो कर्म क्षेत्र जो शुरुआत था वो सबसे पहले कहाँ से आपने किया, कुछ इस जी। पर। तो ये मेरे जो आकाशवाणी से मैं जुड़ी वो लखनऊ से मैं जुड़ी। तो बेसिकली मैं गृहिणी ही हूँ। एक तो घर गृहस्थी भी अपना देखना होता है, संभालना होता है। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे मुझे जब भी मतलब समय मिलता था, वहाँ में अर्चना जी एक थी वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर वगैरह। तो उन्होंने अर्चना जी ने मुझे मतलब उनका कभी भी फोन आता था, धीरे धीरे उनको इतना विश्वास हो गया था कि कभी भी उनको किसी टॉपिक पे या कोई फेस्टिवल आ रहा है या कुछ है तो वो उनका फोन आ जाता था मेरे पास कि कुछ मुझे आप इस टॉपिक पे कुछ लिख के ला सकती हैं। तो मेरे पास होता था तो ठीक है, अदरवाइज मैं 2-3 के समय में लिख करके तो चली आती। तो मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। नाम का जी थी। और सबसे एक बहुत तो रिकॉर्डिंग भी धीरे धीरे करके इतनी आदत होती गई थी कि वो जाते थे और तुरंत रिकॉर्डिंग हो जाती थी। उसके बाद बैठ करके हम लोग थोड़ा सा एक फ्री समय जो होता था उसको व्यतीत करते थे। और वहां पे भी जो है लोगों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे आकाशवाणी से भी। तो इस तरीके से बहुत मधुर यादें रही मेरी। हालांकि जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ आकर के मेरा जो है
दिल्ली का मेरा थोड़ा कह सकती हूँ मेरी शुरुआत थोड़ी कम अच्छी रही। यहाँ पे कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आई और कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे आकर के और शायद मैं बाकी चीजों से वो हो गई, तो मुझे उपन्यास की तरफ में ज्यादा वो हो गई कि चलिए ठीक है, मैं जो घर बैठे जो मैं समय दे सकती थी, तो इस तरीके से मेघना मेरा जो है उसको इस तरीके से ज्यादा उसको भी समय दे पाई। तो यात्रा मेरी जी बहुत मैम। अच्छी रही। जी मैम। जी अभी हमारे पाठक मैम प्रतिक्रिया करने लगे हैं, उनके सवाल भी हम जी स्वागत करेंगे कार्यक्रम में। जो भी जिज्ञासाएं जी रहेगी हमारे दर्शकों की, श्रोताओं की। मिथिलेश जी, विमलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत। मैम, जो आपका उपन्यास है मेघना, जी तो अगर बात करें तो उसका जो कथानक है या जो उसका जी आपने सोचा एक विषय, तो ये कहाँ से जी आपको समझ में आया कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, इस पर लिखना चाहिए? जी जी। देखिए, एक कुछ समस्याएं होती हैं हमारे समाज की, हम कह सकते हैं समस्याएं या मनोविकृतियां जो होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो हर लड़की बचपन से ही कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होती है। जैसे आप जब भी वो संभालते हैं, चाहे मैं रही हूँ चाहे आप रही हूँ, कहीं ना कहीं तो हम उस पीड़ा से गुजरते ही हैं। जब आप, तो वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर असर करता था कि ऐसा क्यों, कि एक लड़का आराम से घर से निकलता है तो वो आराम से चला जाता है, उसको किसी तरीके की कोई समस्या या मानसिक कोई पीड़ा लेकर के आता है। और लेकिन एक लड़की जब निकलती है शायद, तो वहां पहुंचते तक, वो घर वापस आने तक कई तरीके की चीजें होती हैं जिनसे जूझती है। तो ये चीज मैं जो है जब भी देखती थी तो बहुत वैसा मुझे लगता था कि ऐसा क्यों, मतलब आप छोटी बच्ची हैं, आप बड़े हैं, किसी को कोई मतलब एक बस वो एक स्त्री को एक बस एक जिस्म की तरह देखना कि आप ना एज से मतलब होता है ना आपको किसी चीज से मतलब होता है, तो वो समाज का जो नजरिया था देखने का, तो वो मुझे हमेशा एक करता था कि क्यों इतनी भिन्नता है, हम क्यों नहीं एक सामान्य नजर से देखते हैं, जस्ट एक इंसान की तरह देखते हैं कि एक लड़की जा रही है लड़का जा रहा, ठीक है। और यहाँ तक कि उसका भी देखने वाले हैं या कमेंट करने वाले भी होते हैं, कई तरीके के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर वो चीजें थी जब, और फिर धीरे धीरे करके जब बड़े हुए तो उनका ज्यादा ही प्रभाव पड़ता गया, जब सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखना समझने लगे उनको जब, तो मुझे लगा कि ये चीज मेरे अंदर जो हमेशा मुझे लगती थी उसको मैं पहले एक वो करूँ, क्योंकि समाज की बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे, तो जो कहीं ना कहीं स्त्रियों के विकास में बाधा भी उत्पन्न करती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इनकी वजह से इनकी पढ़ाई छूट जाती है, अगर किसी तरीके की किसी लड़की को दिक्कत आती है वो अपने घर में जाके बताती है किस तरह की समस्या आ रही है, तो पता चलता है उसके घर वाले ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहां पे तो उनका जाना भी बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास की भी समस्या होती है। और मैं जहां तक महिला की बात करूं, कोई भी स्त्री होती है, जैसे मान लीजिए वो बाहर जाती है, कई बार ऐसी चीजें उसके ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में भी वो आ सकती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है हमारे समाज पर, जब घर की महिलाओं के ऊपर फर्क पड़ेगा तो घर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा ही, इकाई ही है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी मुझे एक मुद्दा दिखा कि जिसपे एक महिला होने के नाते मुझे लिखना चाहिए इस तरीके की चीजों के ऊपर। जी तो इस तरीके की समाज की घटनाएं थी जिनको देख करके मतलब मन हुआ, और फिर मैंने जो भी भाव थे उसके माध्यम से प्रकट किए। जी। तो मैम, जो जी उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है मेघना, तो जी उसका जी चरित्र किस तरीके का है? वो किस तरह की क्रिएट है? कौन किस तरह का पात्र है आपने उसमें गढ़ा है? क्या चीजें हैं, क्या विशेषता, इस पर थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताइए। मेघना मेरे लिए एक कह सकते हैं कि आइडियल चीजें होती है सिर्फ सोसाइटी की, समाज की, एक लड़की वैसी है जो बोल्ड है, बिंदास है, बोल्ड उस सेंस में नहीं जैसे आजकल होता है। बोल्ड का मतलब होता है ना कि आप जो कहते हैं बोल्डनेस के नाम पे आप कुछ भी जो सोसाइटी दिखाती है या हम एक्सेप्ट करते हैं लड़कियों की को लेकर के भी मेट्रोज वगैरह में होता है, वैसी बोल्डनेस है उसके अंदर। बोल्डनेस ऐसी है कि किसी चीज को गलत होते देखती है तो विरोध करती है, सहयोग भी करती है जहां जरूरत होती है। तो एक समाज में मेरी खास है, अगर हर लड़की को हम सोच सकते हैं कि एक सबसे अच्छा रूप क्या हो सकता है जो एक लड़की का समाज में परिवार में, वो है मेघना। तो ये मेरे लिए जो है मेघना को इस तरीके से प्रस्तुत करना, जो मैं चाहती थी कि एक लड़की को इस सारी उसके अंदर गुण होने चाहिए जो एक लड़की में, वो है मेघना। और मेघना ही नहीं, उसके परिवार के बाकी सदस्य भी जो है, और सारे लोग मेघना जैसे हर लड़की हो या उतना वैसे नहीं बन सकती, या आप कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि बाई बर्थ भी कोई नहीं होता है, तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो बाकी पात्र भी हैं इसमें,
जो क्या कहते हैं, मेघना के आप कह सकते हो उलट है एकदम। और मेघना तो मैंने बताया कि ऐसी लड़की है जो जिसने गलत चीजों का हमेशा विरोध किया है। जी। जी, तो क्या मैम आप इस उपन्यास को एक पारिवारिक उपन्यास कहेंगी या एक सामाजिक उपन्यास का दर्जा देंगी? किस हम कैटेगरी में आप जी, रखेंगी? मेघना, यही मेघना की खासियत है कि हम इसको जो है, अ, अगर मैं देखती हूँ सामाजिक, तो ये सामाजिक भी है। पारिवारिक ऐसे है कि एक परिवार जो है, किसी तरीके की समस्या होती है, कैसे मिल करके जो है वो परिवार ही साथ देता है चीजों में हमारा। तो वो इस तरह से पारिवारिक भी है। तो ये जितना सामाजिक उतना ही पारिवारिक है, और वैसे भी समाज की इकाई जो होती है वो तो परिवार ही है। तो इसलिए जो है ये समाज का हिस्सा है, तो दोनों ही चीजें इसके लिए उतना ही फिट बैठती हैं कि ये सामाजिक भी है और पारिवारिक भी है। जी, और मैम अगर केंद्रीय जो समस्या है या जो कह सकते हैं कि जो मूल समस्या है या जो मूल जी। केंद्रीय बिंदु है, तो वो उपन्यास का जी। क्या है? और कौन-कौन सी जी। इसके अलावा भी आपने समस्या इसमें उठाने की कोशिश की है? जी। बेसिकली ये अगर मैं कहूँ कि एक शब्द में बोलना चाहूँ तो कामकाजी महिलाएं खास तौर से जो होती हैं, क्योंकि मेघना भी जो है वर्किंग थी, तो कामकाजी महिलाओं की जो कुछ समस्याएं थी, जो और हालांकि इसमें मैंने जो है एक मदर की समस्याएं भी दिखाई हैं। एक दिल्ली से शहर में एक लड़की है, वो जाती है तो उसकी मदर के ऊपर क्या बीतती है। और एक पति जो मनमानी करता है, अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं अंकुश लगा के रखता है उसके ऊपर, तो उसकी पत्नी का भी मैंने जो है दिखाया है कि उसकी मनोस्थिति कैसी होती है। जो एक कुछ पत्नी होती है, जानती हैं अपने पति का नेचर, जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ चुपचाप सहती हैं। उनकी वो क्यों सहती है, उनकी क्या समस्याएं होती है जिनकी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। तो वो ऐसा वो मनुस्थिति भी दिखाई गई है उसमें, जो है ऐसी लड़कियां भी हैं। तो हर तरीके के इससे पात्र हैं। तो जी। और मेघना का जो है अ, वो इसका जो है मेन जो है, मैं कह सकती हूँ कि वो तो कहानी मेघना के इर्द गिर्द ही घूमती है, और बाकी पार्ट उसका सहयोग करते हैं। जी जी। मैम, मेघना तो एक केंद्रीय पात्र, मुख्य पात्र है। जी। इसके अलावा और जी। कौन-कौन से पात्र हैं उपन्यास में? कुछ उनसे भी जी। परिचय हमारा करा दीजिए। मेघना की मदर है, जो जिनका नाम है योगिता। मेघना की जो बहुत ही गंभीर स्वभाव की है, बचपन में उनके पति गुजर चुके थे। मतलब जब बच्चे उनके छोटे थे, मतलब जब वो यंग एज की थी उस समय उनके पति गुजर चुके थे। तो बच्चे उनके बहुत छोटे थे उस समय, यानी मेघना और योगिता। उसके बाद दिल्ली में वो में रहती थी, तो उस समय कैसे उन्होंने बच्चों की अपब्रिंगिंग करी, वो समस्याएं उनको आई बहुत तरीके की कि और उसके बाद है योगिता की जो है दो बेटियां हैं, मेघना और छोटी बेटी है नैना। नैना जो बहुत चंचल सा है उसका, तो उसका स्वभाव मेघना की जस्ट उल्टा होता है। छोटी होती है नैना, नैना मेघना से। तो वो पूरे जो उपन्यास में नैना के जो डायलॉग है मेघना के साथ, वो बहुत चुलबुले से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो चुलबुलापन जो मेघना की वजह से, गंभीरता की वजह से उसका चुलबुलापन जब आता है उभर करके, तो वो कहीं ना कहीं पाठकों को बहुत रुचिकर लगता है। तो ये हो गया, नैना है। और मेघना की दो सहेलियां हैं, ज्योति है और जो है और इस नेहा करके है। और इसमें जो है सबसे बड़ी जो है मेघना का उसमें जो है एक कह सकते हैं छोटी सी लव स्टोरी चल रही होती है। तो उसमें जो है दो पात्र हैं, एक मयंक है और एक आगे चल करके जो है आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो अभिमन्यु करके हैं। और मेघना फाइनली जो है इसे जो है अपना जीवन साथी के रूप में किसे चुनती है, ये जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोनों का, और मेन कहानी के जो आप कह सकते हैं कि खलनायक है जो, वो उसके जो बास होते हैं भाटिया जी हैं, तो वो है। तो इसमें सारे ही रूप आपको देखने को मिलेंगे जो है। और इसी तरीके से जो है जो महिला है पात्र है, जितने स्त्री वाले हैं उनमें भी दोनों रूप आपको देखने को मिलेंगे, और पुरुषों के भी दोनों रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेघना अपने आप में एक कहते हैं कंप्लीट उपन्यास है जो सारे रूप दिखाता है, और आप इजिली ये सोच सकते हैं कि मुझे कैसा बनना है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ या मैं कैसी बनना चाहती हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से मैंने दिखाने की कोशिश किया है, दोनों रूप दिखाने की कोशिश किया है इक्वली। तो
तो क्या यही सारे है मैम, पात्र हैं। जो प्रेम का एक जी त्रिकोणीय जो एक स्वरूप हम अक्सर जी। देखते हैं, और महानगरों की समस्याएं हैं, और मेघना खुद अपना निर्णय लेने वाली एक महिला के रूप में हमारे सामने है। तो क्या इस तरह का भी प्रेम का कोई नजरिया उपन्यास में है? जी है, इसमें है जो है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दोस्ती से आगे नहीं बढ़ पाते। हर रिश्ता जो होता है वो प्रेम का रूप नहीं ले सकता है। प्रेम अलग होती है, दोस्ती अलग होती है। तो कहीं न कहीं वो जो ये त्रिकोणी प्रेम कहानी कहीं न कहीं जन्म जन्म लेती है, तो कहीं न कहीं दोस्ती से ही होती है शुरुआत उसकी। तो वही था। तो उसमें जो है आगे चल करके, लेकिन मेघना के अंदर जो है वो जो प्रेम का जो वो होता है, बीज जो होता है, वो नहीं होता है। वो जस्ट एक दोस्ती की तरीके से ही वो बोलती है सबसे, सब जो कि वो हंसमुख है, सबसे बोलती है, मिलती है। तो उसके जो है अगले के मन में हो सकता है ऐसी कोई भावना रही हो, लेकिन अगर अगले ने प्रकट नहीं किया या मेघना ने किसी तरीके का ऐसा अपनी तरफ से नहीं हो दिया, तो ऐसे करके चलती है। वो प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि अपने जो लिमिट्स में रहती है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो प्यार होता है ना, कि वो मैं कह सकती हूँ कि प्योर जो होता है, शुद्ध होता है, जो पवित्र प्यार होता है, जो वो इसमें दिखाया गया है कि कैसे हो सकता है। मन के अंदर सारी बातें जरूरी नहीं होती कि हमने प्रकट कर दिया तो वही प्रेम है। जब मुझे नहीं मिला, तो या उसने किसी और को चुना है लड़की ने, तो हम उसका आदर करते हैं। तो ये चीजें इसमें जो है दिखाया गया है कि ऐसा नहीं होता है कि हम, अगर आपकी दोस्ती है और कल कल को वो लड़की किसी को अपने जीवन साथी के रूप में, अपने प्रेम के रूप में किसी और को जगह देती है, वो तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं का। जी, जी, बिल्कुल तो मैम, आपकी ये बात से कहानी है। सहमत हैं कि जी समाज को और देश को जब तक एक महिला का सम्मान नहीं होगा, जी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। और एक जी, महिला का सम्मान ही समाज का सम्मान है, हमारा सम्मान है। मैम, ये तो बात बिल्कुल। हुई एक उपन्यास का जो मुख्य भाव है, जो कुछ-कुछ बातें थी उसमें। लेकिन अगर उसका जी स्ट्रक्चर पे बात करें, तो स्ट्रक्चर जी वाइज़ आपने इसको किस तरह से जो इसके जी ताने-बाने उसमें बुनने की कोशिश की? कुछ उसके स्ट्रक्चर जी पे, उसकी भाषा पे कुछ आप बताइए? जी। पहले तो जो है इसके स्ट्रक्चर में बात करूंगी, कि इसमें जैसे कि एक लड़की है, तो उसके घर की चीजें हैं, उसके कहानियां हैं, जो जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग जो कुछ चलता रहता है, वो छोटी छोटी घटनाएं हैं। सहेलियों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में कैसी बातें होती हैं, वो भी इसमें दिखाई गई हैं। और होली का बहुत अच्छा इसमें विवरण किया गया है, होली त्योहार का जो है। और हम लोग कैसे मिल करके मैंने इसमें कहा है कि जो होते त्योहार होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि हम मिल करके सिर्फ एंजॉय करें, या हम सिर्फ, वो कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं, हम लोग यहाँ होली आती है तो उससे पहले हम लोग तैयारियों में लग जाते हैं, तो उसमें जब पूरा परिवार मिल करके उन तैयारियों भी करता है ना, उसका एक अलग आनंद होता है। जब हम गुजिया बनाते हैं और साथ में बैठ करके सारे लोग बनाते हैं, तो वो तो वहीं से शुरू हो जाता है। जो फेस्टिवल है, जो त्योहार हो, तो वहीं शुरू हो जाता है, होली तो बाद में आती है। और वो तो शायद एक दिन की ही होती है, लेकिन हम लोग उसको जो होता है वो करीब अ, अब आजकल के समय में लोगों के पास समय जो है वर्तमान काल में कम है, लेकिन फिर भी तो ये वो चीजें मैंने इसमें बारीकी से दिखाई है कि कैसे एक परिवार है में त्योहार आते हैं। उसके बाद आगे चल करके, क्योंकि मेघना वर्किंग है, जहाँ से ये मेन इसका मूल जो आधार था कहानी का, तो वो समस्याएं दिखाई है कि ऑफिस में जो वर्किंग लेडीज थी, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा। जी, तो जी। जहाँ पे वर्किंग लेडीज होती हैं जैसे, तो उनको जो है किस तरीके की समस्याएं आती हैं काफी, मैंने आपको बताया जैसे कि आजकल हरासमेंट सब, जो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि ऑफिस में होते हैं, तो वो घटनाएं हैं जिनको मैंने बारीकी से दिखाया है, जिसको कि मैंने देखा कि मेरे बहुत सारी महिला मित्र जो थी या पाठक जो थी, उन्होंने उस चीज को बहुत बारीकी से उसकी सराहना करी है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसे मतलब सबने कहा कि आपने इसको बहुत बारीकी से, बहुत लोगों से शायद मैं डिस्कस करके इस चीज को इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा कुछ होता है। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की परेशानी आती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, कई बार आते हैं, या हम कई बार जाते हैं, तो एक होता है, हम कई बार टच होता है, जो बैड टच होता है, जो हम लोग कई बार महसूस करते हैं, तो उनको लेकर के भी मैंने उसमें दिखाया है कि कैसे एक लड़की को कितना अनकंफर्टेबल कैसे फील करती है। तो वो सारी चीजें हैं, वो भी इसके उसमें रही हैं। और आगे चल के कहानी इसका जो बहुत बड़ा है जो हिस्सा है इस उपन्यास का,
वो जो है मेघना की जो है वो आगे चल करके कानूनी दांव पेच में जब फंसती है वो, तो वहां पे एक बहुत बड़ा, जो कि लोगों ने उसकी बहुत सराहना करी है, कि वो अदालत का इसमें बहुत बड़ा रोल, करीब उपन्यास का 30% तो से ज्यादा ही करीब जो हिस्सा है वो आपको अदालत और पुलिस का मिला लेंगे तो करीब 40% हो जाएगा, जो कि वहां पे जाकर के हम दिखाते हैं कि कैसे एक लड़की को किसी तरीके की समस्या होती है और अपनी समस्या लेकर के वो जब कहीं थाने में जाती है, रिपोर्ट कराने जाती है, तो वहां से समस्याएं शुरू होती हैं, और अगर वो केस खुदा न खासा जीतती है हारती है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारे मैंने इसमें दिखाने की कोशिश किया है, जो कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ होल थे जो जो हमारे जो है वो मैंने खोलने की कोशिश किया है उसके माध्यम से। तो इस तरीके से करके इसमें जो है वो पोर्शन भी आ जाता है उपन्यास में। और जहां तक भाषा का इसमें सवाल है, तो देखिए भाषा का तो ये है कि आफ्टर ऑल है तो ये साहित्य ही, तो मैंने जब एक नरेटर की तरह जब इसको लिखा है, तो भाषा की थोड़ी होती है मधुरमा, उसको बना के रखने के लिए मैंने कुछ हिंदी के शब्द ऐसे ही इस्तेमाल किए जिनसे कि आप पढ़ते समय आपको रुचकर लगेंगे। और जो है कुछ शब्द ऐसे भी जिनको शायद आप जानना चाहें कि इनकी मीनिंग क्या होती है, मतलब कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं तो वो चाहे तो देख सकते हैं इसकी मीनिंग क्या, नहीं तो मतलब समझ में आ जाता है। और जो हमारे पात्र बात करते हैं आपस में, तो वो पात्र वैसे बात करें जैसे हम आप बात करते हैं, जितना थोड़ी मोड़ी इंग्लिश हम लोग जो कितना भी हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं वो इतना ज्यादा अपने उसमें आ चुके होते हैं, तो वो वैसे ही बात करते हैं। तो वो यहाँ पे आपको एकदम साफ पता चलेगा कि मैं नरेटर की तरह कहाँ पे हिंदी जो मेरी होगी वो आपको थोड़ा फर्क दिखेगा, और जब मेरे पात्र बात करेंगे तो वहां पे हिंदी में आपको फर्क दिखेगा। ऐसी इसकी भाषा है। और कहानी जो है इन्हीं के बीच में जो है घर से लेकर के कोर्ट कचहरी से होते हुए उसका जो है एक सुखद या जो है जो भी होता है अंत, जो है बहुत क्या कहते हैं संघर्ष के बाद जो भी इसका अंत हो रहा है, और वो पाठक पढ़ेंगे तो कुछ समझेंगे जी कि सुखद कह सकते हैं, लेकिन इतनी पीड़ा के बाद, इतनी तकलीफ के बाद जो सुखद अंत होता है ना, उसका भी आप कितना सुखद कह सकते हैं उसको। जी जी मैम, बहुत अच्छे तरीके से मैम आप उपन्यास के बारे में हमारे श्रोताओं को बता रही हैं और बहुत आनंद भी आ रहा है हमको सुनकर इतनी अच्छी अच्छी बातें। तो लग रहा है कि उपन्यास झट से पढ़ लेना चाहिए और एक सेटिंग में ही उसे खत्म करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है उपन्यास आपका मैम, क्योंकि अभी बात भी आप कर रही थी, क्योंकि हरासमेंट और बहुत सारे महिलाओं को जी उत्पीड़न देना और रेप बलात्कार ये सब भी हो रहे हैं, और भी बहुत सारी जी चीजें हैं जो महिलाएं जी आए दिन बिल्कुल झेल ही रही है किसी ना किसी तरीके से। और क्योंकि बिल्कुल। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं नारी सशक्तिकरण या स्त्री विमर्श को लेकर आजकल बहुत हल्ला बोल भी है। तो अगर इस जी संदर्भ में हम बात करें तो जो उपन्यास मेघना है वो स्त्री जी विमर्श को उठाने में या स्त्री को और अपनी बात रखने में, उसको ऊर्जावान बनाने में और उसको चेतनाशील बनाने में कहाँ तक असफल हुआ है, कितना सार्थक है, इस पर जी आप बात करिए। जी मेघना में मैंने समस्याएं दिखाई हैं और अपने तरीके से उनका जो है समाधान भी दिखाया है। तो इसलिए और कहीं ना कहीं मैंने मुद्दे उठाए हैं जो जो आप पढ़ेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। शायद हम कई बार सुनते हैं और इधर से सुन के इधर से निकाल देने वाली जो स्थिति होती है वो कई बार होता है, लेकिन हम जब बार बार वही चीजें पढ़ते हैं या हम किसी अलग तरीके से कोई चीज पढ़ते हैं, तो वो मेरे अलग तरीके से हमारे दिमाग में उनका असर थोड़ा जो होता है दूसरी तरीके से पड़ता है। तो वही चीजें रही है कि इनमें मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं, है ना, कुछ मुद्दे मैंने तो वो हमारे कानून से लेकर के एक लड़की के ऊपर जब क्या कहते हैं, देखिए एक लड़की की पीड़ा तो वहीं से शुरू हो जाती है ना। मैंने बताया कि जब वो इन चीजों का शायद वो समाज कानून की नजर में, बहुत कानून की नजर में शायद वो दोष नहीं होता होगा, लेकिन एक लड़की की नजर में या हम सामाजिक तौर पे देखते हैं तो वो गलत होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो गलत होती है। तो मैंने तो वहीं से दिखाना शुरू किया कि आप जो हम ये हमारा जो महिलाओं को लेकर के जो एक आपकी विचारधारा विचारधारा ही एक दोषपूर्ण होती है, कई बार मैंने देखा है। हम चाहे फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम लोग सब लोग कई बार ये चीज महसूस करते हैं। आप चाहे मैसेंजर ही आप देख लीजिए, बहुत ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लेडीज बताती है। मैसेंजर्स में भी आप नॉन स्टॉप आप देखिए कुछ लोगों के जो होते हैं जो मैसेज होते हैं
कुछ आप कह सकते हैं कि इरिटेटिंग से होते हैं कई बार। तो वो क्यों, मतलब आप जानते हैं कि अगर आपको कोई महिला मित्र है आपकी रिप्लाई नहीं दे रही, लेकिन सोसाइटी में हम बाहर निकले हैं तो जाहिर सी बात है मित्र भी होंगे, सब होंगे, लेकिन सबके साथ इतनी घनिष्ठता तो नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से अगर आप कोई आदमी आपको पर्टिकुलर कोई मैसेज दे रहा है, जब कोई और आप जवाब नहीं दे रही है महिला मित्र आपकी, तो उसका मतलब है कि आपको वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो ये सामाजिक तौर पे ये आप कहेंगे ना कि क्या समस्या है, तो कोई बड़ी बात है, लेकिन है ये समस्या तो है ना, कहीं ना कहीं आपको देखने का नजरिया एक अलग होता है। तो इस तरीके की चीजें मैंने उसको दिखाई है। ये मेघना में भी मैंने दिखाया है कि समस्या की जड़ यहीं से होती है, जब हम एक मानसिकता होती है जो हमारे देखने की और एक जी स्त्री को, मैम, तो वहीं बिल्कुल से मैम। शुरू हो जाती है। मानसिकता जी। तो बहुत बड़ा रोल प्ले जी करती है एक जी महिला को बिल्कुल। उत्पीड़न करने जी में। और इसी मानसिकता के चलते ही आज हमारी महिलाएं इतनी मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान है। हर क्षेत्र में परेशान है। जी झंडा गाड़ने के बाद भी उन्हें उनकी स्थिति उनकी दिखाई जी जाती है औकात की कहाँ कहाँ है। तो क्या मैम, जो जी। भाटिया जैसे जो चरित्र हैं, या जो हम्म, कह सकते हैं जी समाज में जी जो इस तरह के जो पात्र हैं, क्योंकि सोच जी बदलना बहुत मुश्किल है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या क्या जी। ऐसा समाधान हो सकता है कि इस तरह के हम्म। लोगों की सोच बदली जाए? देखिए, मैंने इसमें जो मैंने बताया कि ये मेरे लिए बहुत ये इसमें जो है उपन्यास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी टॉपिक पे रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ समस्या दिखाना नहीं था, उसका समाधान जो मुझे जो मेरे अंदर मंथन चलते थे, क्योंकि मुझे तो समाज की कोई भी घटना होती है जो ऐसी होती है, वो विवेचना वाली जो स्थिति होती है ना, वो जरूर उत्पन्न करती है। तो मैंने उनका जो हल था कि समाज की कोई सामाजिक बुराई है तो उसको हम सिर्फ पारिवारिक स्तर पर दूर नहीं कर सकते हैं, यानी कोई एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार उसको दूर नहीं कर सकता। जैसे मान लिया कि अपने बच्चे को हम एक संस्कार देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं बचपन से, आज वो 10 साल का हुआ, कल 15 साल का हुआ, हमने उसको बहुत सिखाया, कल को जब वो 15 साल का हो जाता है, सोसाइटी में जाके बैठता है समाज में, तो आकर के आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करता है कि मम्मा आप तो ऐसा बोलती है, पर सबके यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, मेरा वो दोस्त है उसके यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरा वो दोस्त उसके यहाँ ऐसा नहीं, तो आप ऐसा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या अब यहाँ आनी शुरू हो जाती है कि हम इतने संस्कार दे करके भी हम बच्चे को अपने कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि एक जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक वो बड़ा होता है पूरी तरीके से उसकी, जब तक खुद की उसकी मानसिकता उसकी सोच डेवलप होती है, उसके बीच में परिवार का और शिक्षक का और हमारे समाज का सबका रोल बराबर होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको घर में शिक्षा नहीं मिली है या इसको घर में संस्कार सिर्फ नहीं मिले हैं, इस तरीके से घर के नहीं। और इसलिए मैंने जो इसमें जिसका मुझे जो इसका समस्या का हल लगता है वो ये लगता है कि समाज के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर महिला को इसमें बराबर रोल है, कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि नहीं भाई हम ना सुधरे समाज सुधर जाए, वो अपने बच्चे को सुधार ले, हम अपने बच्चे को इस बारे में नहीं कहेंगे। तो पहले तो हमें स्वीकारना होगा कि समस्या है, सबसे बड़ी चीज है कि समस्या है। हर माँ को ये स्वीकारना होगा कि हमें अपने बच्चे को इस तरीके की चीजें बचपन से अपब्रिंगिंग करनी है, और माँ को ही नहीं, फादर को भी, उसका जो पिता है उसको भी समझना होगा इस चीज को कि हम अब कम से कम आप में जो कमियां मुझे लगता है कम से कम अपने बच्चों में मत आने दीजिए। अगर किसी पुरुष को लगता भी है कि ये गलत, लेकिन खुद का उसका नेचर ऐसा, तो मुझे लगता है कम से कम बच्चों को तो आप अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस समाज को जिम्मेदारी को लेना होगा कि इस, और इसकी शुरुआत घर से होगी। घर में बच्चों को आप एक अच्छे संस्कार दीजिए, जब बाहर निकले तो बाहर हम किसी दूसरे बच्चे से मिलता है तो वहां से भी अच्छी चीजें ही ग्रहण करके आए, वो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखे। तो इसमें जो है समाज का, परिवार का और हमारी कहीं ना कहीं जो है जो शिक्षा की हमारी प्रणाली है ना, उसमें भी हमें बदलाव करना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो मॉरल की जितनी स्टडीज की जितनी भी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए नैतिक वाली इसकी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे पंचतंत्र की कहानियां या इस तरीके की जो कहानियां होती थी जिनमें कि वो नैतिक मूल्यों का जो महत्व बताती थी, उन सब चीजों को मैंने देखा कि बहुत साइड लाइन कर दिया गया है कि बच्चों को बहुत थोड़ी देख लिए। माँ बाप का उसमें इम्पोर्टेंस बच्चों को बचपन से बतानी चाहिए कि भाई एक महिला है उसको जो उसका उसको किस तरीके से हमें देखना चाहिए, अपनी माँ को ही, शुरुआत तो माँ को देखने से होती है कि आप माँ को किस नजरिए से देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स में भी, क्योंकि मदर तो नहीं बाबा बोलेगी ना कि हाँ बेटे मेरी तुम इज्जत करो, ये तो हमारा समाज या हमारा जो होता है, हमारे जो स्कूल बच्चे जाते हैं जहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपस में वहां जाकर के उसको ये होता है कि हाँ भाई तुम अपने घर में अपने माँ की इज्जत करो। हम तो नहीं कह सकते, हम बार बार कहेंगे तो उल्टा ही, वो तो उल्टा जाएगा।
तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें मेरी है इसमें कि जो संस्कार होते हैं वो संस्कार सबको मिलके देने होंगे, स्कूल में भी बराबर संस्कार मिले उसको, घर में भी मिले, और इस तरीके से एक अच्छा परिवार संस्कारी होगा, समाज होगा, और पूरा समाज होगा, तभी इसका हल निकलेगा। क्योंकि ये समस्या जो है ये मानसिक है, ये मानसिक समस्या है। इनका हम कोई सजा दे करके, या ये तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह की कोई घटना होती है हम सजा दे करके, लेकिन मानसिक तौर पर जो जो बुनियाद है हम शायद उस पर ही कोई भी समस्या देखिए कभी भी किसी समाज से पूरी तरीके से तो कभी नहीं जाती, लेकिन हम जितना हद तक जो है उसको बढ़ाने से रोकना ही शुरुआत हो जाती है, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, और धीरे धीरे करके जो लोगों के अंदर जो मानसिकता होती है वो कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, और अच्छी मानसिकता जो है, तो इसमें जो है परिवार को समाज का बहुत बड़ा रोल है। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम बच्चों को सिर्फ जो है एक साइंस पढ़ा दिया आपने और उसको मैथ्स में कितना स्ट्रांग है, नहीं, आप ये देखो उसका संपूर्ण विकास बहुत जरूरी है बच्चे का, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तो इस बिल्कुल तरीके मैम। से जो है ये उपन्यास इसमें सहायता भी करता है कि कैसे बिल्कुल मैम। जो है समाज को होना चाहिए। बिल्कुल जी सार्थक आपकी बात मैम, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, और आपके जितने भी सुझाव हैं, जितनी भी आपने कोशिश जी की है, अगर उस पे जी काम कर लिया जाए, एक व्यक्ति व्यक्ति ही अपनी तरफ से प्रयास करे, जी कोशिश करे, बिल्कुल तो वो दिन दूर नहीं है जब एक स्वस्थ, एक समझदार, एक अच्छी विचारधारा वाला समाज भी पूर्ण रूप से हमारे सामने होगा, और छोटी छोटी जो बिल्कुल चीजें हम देख रहे हैं वो एक तरह से शून्य में हो जाएंगी। तो मैम, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अब उपन्यास है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि उपन्यास का ऐसा कौन सा भाग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, या कुछ उसकी कुछ अगर आप हमें सुना देते उसकी कुछ पंक्तियां, तो हम जी भी उसके आनंद में जाते कि उसकी गहराई में क्या है उस उपन्यास में इतना खास। जी कुछ मैम अगर लाइनें चंद जो आपको जी। पसंद है कुछ। अ, उपन्यास का तो वही होता है कि सब कुछ है, लेकिन सब मतलब जब आप लिखते हैं तो उसका, मैंने तो खास तौर से इस बात पर तो बहुत ध्यान दिया है कि उपन्यास का कोई भी ऐसा भाग जो नहीं हो जो कह सकते हैं कि अरुचिकर हो, या जो कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक, जब हम कुछ लिखते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो वो अपने मकसद में, चाहे हम, अगर हम जैसे माने कहीं व्यंग कर रहे हैं तो वो अपने उसमें सफल होना चाहिए, यानी हंसाना है तो हंसाने में गुदगुदी पैदा करने में सफल हो। और हम जब मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो संदेश ऐसा हो जो कहते हैं ना कि सीधा दिल में उतर जाए, तभी वो चीज आपको याद रहेगी, तभी आप उसको जो है अपनाने के बारे में सोचेंगे। तो ये मेरे पूरे प्रयास में आपको मैंने कोशिश तो यही करी है, और जिसको कि पाठक लोग जब पढ़ के जब सराहना करते तो लगता है बिल्कुल कि वो चीज सही बैठी। लेकिन जब बात आती है कि मैं इसमें से क्या ऐसा अंश है जो मैं लोगों तक, तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि मेरे लिए जागरूकता फैलाने का एक वो है, और जहां से जरिया है ये, और जहां से कि मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। तो इसमें फिर वही बात आती है कि मैं बिल्कुल वो संदेश जो समाज को देने वाली बात आती है, तो उस पे आएंगे। तो वही चीज है, वो चंद लाइनें जो है मैं इसमें सुनाना चाहूंगी। जैसे कि मैंने नैतिक मूल्यों की बात करी थी, तो अ, ऐसा लगता है ना कि आजकल के समय में जो घटनाएं हो गई है ना, लोगों को लगता है कि अभी ज्यादा बढ़ गई है। तो घटनाएं क्योंकि मानसिकता होती बहुत समय से चली आ रही थी, वो आज की उत्पन्न नहीं हुई है। जब तक हम उनको गहराई से नहीं उनको दूर करेंगे, तो ये मैं महिलाओं को उसके ऊपर लेकर कह रही हूँ कि ये सदियों से होता आया है, ये सब सदियों से होता है, आज तो बस आंकड़े आए हैं। मर्दों की सोच समाज का नजरिया बदलने का इंतजार करते करते औरत खुद की सोच बदलने पर मजबूर हो गई। एक हाथ में चूल्हा चौका बर्तन बच्चे, तो दूसरे हाथ में फाइल भी लटकाने लगी। उसके लिए आत्मनिर्भर होने की परिभाषा पुरुष से भिन्न थी। लेकिन बदला क्या? नैतिक मूल्य का कोई मोल ही ना रहा। आज्ञाकारी पितरावली खात्मे की ढलान पर है, दुराचारी वंशावली उफान पर है। हमने अपनी पीढ़ी को पढ़ा लिखा तो लिया, लेकिन संस्कार देना भूल गए। शिक्षित होना एक बात है, संस्कारी होना दीगर। इसलिए शिक्षित अशिक्षित दोनों एक ही जगह चल रहे हैं। अगर कोई अलग चल सकता है तो वो है संस्कारी। यही वजह है कि दोनों समाज औरत को एक जिस्म ही समझता है। केवल संस्कारी ये भेद जानता है कि औरत एक जिस्म नहीं, आत्मा का नाम है। और यहीं पे एक औरत की मनोस्थिति का मैं विवरण देना चाहूंगी। आप अपने घर
संपत्ति, कार, स्कूटर, मोबाइल, सब पर अपना हक समझते हैं। औरत अपने जिस्म पर भी अपना हक नहीं रख सकती। और किसी के लिए दो पल का किसी के लिए दो पल का मजा किसी के लिए जीवन भर की सजा बन जाती है। ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये क्या होती है, किसी के लिए, एक लड़की के लिए तो ताउम्र ना भूलने वाली पीड़ा होती है। तो ऐसी मजा सजा पे बदले तो ही शायद मानसिकता बदले, या संस्कार, दो चीजों के, या तो संस्कार ही हो इतने कि आप ऐसे कदम ही ना उठाए, या फिर कुछ भय हो, कुछ डर हो समाज का का, तो शायद उसकी वजह से चीजें रुक जाती हैं। तो इसी में मानसिकता बदलनी ही होगी। अच्छे संस्कार से बदल जाए तो बेहतर, नहीं तो कानून के डर से ही सही। और कोई उपाय तो नजर नहीं आता, और कोई उपाय तो नजर नहीं बहुत खूब आता। मैम, बहुत शानदार तरीके से आपने उपन्यास का पाठ किया, एक अंश छोटा सा हमारे सामने रखा, और आपके जी विचार से और आपकी लेखनी से हम सब प्रभावित हैं मैम। और उपन्यास क्योंकि अभी आपका मैम हाल ही में प्रकाशित हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपके पाठक हैं उनकी किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आपने हाल ही में जो पाठक और जो एक लेखक का जो आत्मीय संबंध रहा है, हमेशा रहा है, और उसमें आज जो कुछ कह लीजिए तकनीक या आधुनिकता का जो समावेश है, क्या अंतर देखते हैं, और आपकी उपन्यास पर क्या प्रतिक्रियाएं आपको अपने पाठक से मिली? इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रही कि जो बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई फिल्म आती है, जैसे मान लिया मैं फिल्म की बात ही कर रही हूँ, जो कि बहुत लोग देखते हैं, या इजली जिसके बारे में हम ट्रेलर्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, कैसे ही आपको नहीं पता चलता जब तक आप उसे देखने नहीं जाते। धीरे धीरे करके आपको हो सकता है कुछ लोगों से सुनने को मिलता है, तब आप जाते हैं। ऐसी किताब होती है। अब इस किताब के अंदर क्या है, ये आपको बाहर से देख के नहीं पता चलेगा, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा से कुछ चीजें बता सकती हूँ, तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलता है, और एक फर्क पता चलता है, या आपको, क्योंकि हर किसी के नजरिए अलग अलग भी हो सकता है, तो जो फर्क होता है, तो जो है, जिन लोगों ने पढ़ी है, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि पाठक तो अभी वो बन पाए जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है। तो उन लोगों की प्रतिक्रिया मैं आपको बताऊं कि पढ़ने के बाद बहुत अच्छी आई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैं एक संदेश देना चाहती थी वो लोगों तक पहुंचा है, जितने लोगों तक अभी पहुंचा है। और उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। और इसके अलग अलग जो हिस्से थे, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि किसी ने इसका कोई हिस्सा पसंद किया, किसी ने कोई, यार किसी की अपनी अपनी वो थी, और ओवरऑल तो सबको अच्छा लगा ही। तो मेरे लिए अच्छा इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि मेरा संदेश था जो समाज को, तो वो लोग महसूस कर रहे हैं, इसके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। देखिए, जब आप पात्र के साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो आपको उपन्यास के साथ जुड़ाव नहीं होगा। तो कहीं न कहीं पहला जुड़ाव जो होता है किसी पाठक का, वो होता है उसके पात्र के साथ, जो मेन पात्र होता है। तो मेघना के साथ लोगों का वो जुड़ाव मुझे देखने को मिला। और उसके बाद तो और लोगों की प्रतिक्रिया तो बहुत ही, मतलब इतनी अच्छी थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी मिली, क्योंकि मेरा पहला उपन्यास था। तो मुझे लगा था कि लोग, कितने लोग, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होती तो उनको पता नहीं होता कि क्या है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये लोगों तक ये बात मेरी कैसे पहुंचेगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें सौभाग्यशाली रहे कि लोग, जितने लोगों तक मतलब पहुंच रही है, और लोग अभी भी ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे भी लेते रहेंगे। तो वो पढ़ेंगे तो जो है उनको ये समझ में आएगा कि मैं क्या चीज है, क्योंकि उन्हीं की बातें हैं, ये समाज की ही बातें हैं। आप कहीं ना कहीं इसको एक सिर्फ उपन्यास नहीं है ये, बस ये होता है कि उपन्यास है तो आपको बाकी चीजें भी डालना है, लेकिन जो मैसेज देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, उससे मैं पल भर, मतलब कैसे कि बिल्कुल भी नहीं डिगी हूँ। उसमें मैं चलती रही, उसके साथ साथ सब कुछ चलता रहा। तो संदेश है। तो वो जब हम पाठक पढ़ेंगे तो वो पाठक की तरीके से ही नहीं, कहीं ना कहीं एक समाज का हिस्सा बन जाएंगे वो, जो पढ़ते समय। तो वो चीज मुझे, जो पाठकों ने ये बात मुझसे बोला कि उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी, कि वो कहीं ना कहीं एक पाठक से बढ़ करके जो जुड़ाव होता महसूस किया। और मेरे पास बहुत सारे जो है मेल्स भी लोगों के आने शुरू हुए, जो है मैंने उसको शेयर भी किया था अपने उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस उनको किसी ने गिफ्ट किया था। व्हाट्सएप बहुत लोगों के आए ऐसे, जो ग्रुप्स में थे, जो है जो मुझे नहीं जानते थे, ग्रुप्स में बहुत लोग होते हैं, तो उनमें पढ़ करके लोगों ने प्रतिक्रियाएं दिया। मेरे जो है इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आए लोगों के, जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। तो वो मेरे लिए, जो अनजान पाठक होते हैं, जब उनकी प्रतिक्रिया मिली, जो कि बिल्कुल नहीं जानते थे कि मेघना क्या है, इसकी लेखिका क्या है, या कैसी है, उन्होंने खरीदा, पढ़ा। और इतना, देखिए आप इतने अपने व्यस्त समय से निकाल करके, उनके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी कि हाँ ये बोलना, फॉर्मेलिटी देखिए,
तो वैसे भी अभी लोग इतना नहीं करते हैं, जो होता है लोगों को लगता है वो चीज ही लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज मुझे अच्छी लगी, इसका ये चीज अच्छा लगा, ये चीज खराब लगा, वही बोलते हैं। लेकिन वो पाठक सोचे जो मुझे जानते भी नहीं थे, जो मुझे पता भी नहीं चलता, उन्होंने जब प्रतिक्रिया दी ना, तो वो मेरे लिए था कि हाँ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनके दिल को चीज छुई। तभी उन्होंने एक कदम आगे जा करके जो है मेरा मेल ईमेल एड्रेस देखा होगा, जो मुझसे कनेक्टेड नहीं थे, उनके पास कोई जरिया नहीं था मुझ तक मैसेज पहुंचाने का, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो ये चीज जी बहुत ज्यादा संतुष्ट मिलती है कि हाँ मेरा ये जो है चीज सफल रही, कि लोगों तक ये बात पहुंच रही है। और मैं सारे मेरे जो ऐसे पाठक हैं जो जिनसे मैं डायरेक्ट भी नहीं जुड़ी हूँ उनको भी, और मेरे जो मित्र हैं जो पाठक की तरह प्रतिक्रिया जिन्होंने दिया, पढ़ा, समझा, उनका भी सबका मैं जो है आप इस मंच के माध्यम से ना उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो जी हौसला मिला मुझे। और जी इस मैम, बिल्कुल लगता है कि बहुत चलो सही बात बढ़ेगी ऐसे आपकी। आगे। बहुत सही बात जी मैम आपकी, क्योंकि जिस तरह से पाठक की प्रतिक्रिया है उसी से हमें हौसला भी मिलता है और एक आशा बिल्कुल। भी है कि अभी बहुत जी कुछ खत्म नहीं हुआ है, संभावनाएं और बिल्कुल। आशाएं मौजूद हैं लिखने की, जी और प्रेरित करती हैं हमें इस तरह की जो घटनाएं हैं, या जो हमारे पाठक हमारे हमारे पास अपना संदेश देते हैं, या अपनी इच्छाएं या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये एक जी अच्छा एक सिलसिला है, संबंध है लेखक पाठक का, जी दर्शक दर्शक का और कार्यक्रम का, जो भी एक खूबसूरत ताना बाना है। तो पाठक को इस सिलसिले में मैं तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ कि क्योंकि हमारे बिल्कुल। कार्यक्रम में भी हमारे पाठक हमेशा बिल्कुल। हमारे साथ देते हैं। तो पाठक सबसे जी पहले हैं, श्रोता सबसे पहले बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उनको जी हार्दिक नमन। और मैम, क्योंकि अब समय हो चला है, चलते चलते आपसे हम जानना चाहते हैं कि मूल जो दो कुछ संक्षेप में, कि जो आप समाज को संदेश देना चाह रहे हैं मूल रूप से इस पूरे ओवरऑल जी उपन्यास को देखते हुए, जी तो आप क्या जी देना चाहेंगी उनको, क्या है जी उसका? जी मैं जो है पाठकों को सिर्फ मैं पाठकों की तरह नहीं समझ करके, मैंने कहा आपको कि एक समाज का हिस्सा होने के नाते मैं बिल्कुल सबको एक बार ये मेघना पढ़ने के लिए बोलूंगी, जरूर पढ़ें। अमेजोन पे उपलब्ध है, और अमेजोन अच्छा खासा डिस्काउंट उसे बीच बीच में देता रहता है, तो जरूर इसको एक बार आप लोग पढ़ें। और जो मैसेज, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, मैंने कहा इस बात को मैं बार बार बोलती हूँ कि जागरूकता फैलाने का अभियान है। और सिर्फ मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। अगर मैंने लिख दिया और उसकी पीड़ा को मैं क्या जो है चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि क्या समस्याएं, उनका क्या समाधान है, तो उन चीजों को, इसको लोगों को स्वीकार करना होगा कि हाँ ये समस्याएं हैं। और कहीं ना कहीं जो पढ़ेंगे तो उनके मन में अलग विचार जन्मेंगे, मेरे से इतर उनके अंदर कुछ और चीजें जन्म लेंगी। मैं यही चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि मैंने जो सुझाव दिए, मैंने जो विचार रखे हैं वो सबके हों, लेकिन इतना तो कोई भी पढ़ेगा तो मानेगा कि हाँ ये समस्याएं हैं। और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पाठक जो कि समाज का हिस्सा है, उसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो जन्म लेंगी, थोड़ी देर के लिए चाहे जन्म ले, और मैं बहुत खुश नसीब होंगी अगर कहीं ना कहीं वो चीजें उनके अंदर देर तक असर करती हैं, या उनको लगता है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। लेकिन हाँ मैं ये तो मेरा क्या कहते हैं समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जो मैंने इसको लिख करके, सबसे पहले मैंने इसी को लिखा, इसलिए ये जिम्मेदारी जो है मैंने अपनी तरफ उतारी है। और बल्कि उतारी भी नहीं, कम की है कह सकते हैं, थोड़ी सी अभी उतरी नहीं है, उतरेगी तो नहीं, कभी भी नहीं। और कहीं ना कहीं पाठकों की जिम्मेदारी है कि इसको पढ़ें, और उनके अंदर जो विचार आते हैं इसको लेकर के, उसको भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं प्रकट कर सकते हैं, अपने स्वभाव में ला सकते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हम उस चीज को जो एक पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते हैं, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। होता है ना कि बोलते सारे लोग नहीं, लिखते कहीं सारे लोग, लेकिन हम उनके सपोर्ट में खड़े तो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस सपोर्ट में ही आते हैं, तो भी बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ ऐसे ही करके धीरे धीरे कारवा बनता है। तो इस तरीके से मेरी सबसे प्रार्थना रहेगी है कि ये आप सबके लिए ही है, और आप लोग पढ़ें, समझें, महिलाएं पढ़ें, पुरुष पढ़ें, बच्चे पढ़ें, जो। और मेरा तो बहुत बड़ा ये भी है कि ये मेरे लिए क्या कहते हैं हिंदी का जो एक वो होता है, मैंने इसको हिंदी उपन्यास की तरीके से एक क्या कह सकते हैं कि आप एक रोचकता के साथ जो हिंदी उपन्यास, जो आजकल की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, सब इंग्लिश नॉवेल्स ही लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि इसमें युवा पीढ़ी जो है कुछ समय निकाल करके उसको पढ़े,
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरा भी सहयोग हो जाएगा हिंदी साहित्य की तरफ। और इसकी भाषा भी ऐसी है कि उसको पढ़ेंगे, समस्याएं भी उनकी हैं, भाषा भी उनकी है, तो जरूर वो जी कहीं ना कहीं जुड़ाव जो एक इंग्लिश उपन्यास नॉवेल्स में वो जो पाते हैं वो जुड़ाव कहीं ना कहीं, कोशिश यही रही है मेरी कि वो मेरा जो है एक हिंदी साहित्य को भी मेरा ये योगदान हो जाए। तो इस तरीके से जी उसको पढ़ें सब लोग, और ये मेरे लिए जो है लिखना सफल करने वाली बात हो जाएगी। जी जी। यस मैम, उपन्यास विधा में आपकी लेखनी चल चुकी है। इससे पहले भी आप कविताएं, कहानियां अन्य कई विधाओं में लिखती रही है। तो चलते चलते मैम अगर कुछ चंद लाइनें आप हमें उस जी दुनिया में जी ले जाएं तो आपका आभार। जी जी। हाँ, देखिए अभी तो आजकल तो यही है कि मैं इसी उसमें हूँ, मेघना वाला जो है, जो नारी समस्याएं हैं, तो मैं यहाँ पे भी टॉपिक नहीं बदलना चाहूंगी, और उसी के महिलाओं के ऊपर ही नारी की जो एक कहते हैं ना, नारी मन की जो फरियाद है ना, उसी में कुछ कहना चाहूंगी। कुछ मैं बदलूं, कुछ तुम बदलो, कुछ मैं बदलूं, कुछ तुम बदलो, तब शायद ये समाज बदले। मैं पैरों में पड़ी बेड़ियां उतार दूं, मैं पैरों में पड़ी बेड़ियां उतार दूं, तुम भी मुझे आजादी दे दो। मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं, मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं, तुम मुझे खुला आकाश दे दो। मैं सारे जहां को अपना समझूं, मैं सारे जहां को अपना समझूं, आत्मीयता का वो एहसास दे दो। मैं दहेज की मैं दहेज की सूली पर अब ना चढ़ूं, मैं दहेज की सूली पर अब ना चढ़ूं, मेरे घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे नाम को मेरी पहचान वापस दे दो। मर्यादा की अनदेखी चुनर ओढ़ रखी है, मर्यादा की अनदेखी चुनर ओढ़ रखी है, लाज रखकर मेरी लाज रखकर मेरी मुझे भी सम्मान दे दो। मैं सारी खुशियां जग में बांट सकूं, मैं सारी खुशियां जग में बांट सकूं, मेरे आंचल में चंद ऐसी खुशियां दे दो। मेरे स्वर मेरे स्वर हर कर्ण तक पहुंचे, मेरे स्वर हर कर्ण तक पहुंचे, मेरे अल्फाजों को थोड़ी ताकत दे दो। मैं भी जीना चाहती हूँ खुलकर, मैं भी जीना चाहती हूँ खुलकर, मुझे भी बेपरवाह से जिंदगी दे दो। कोई भीख नहीं मांगती हूँ मैं, हाँ ये सच है, वो भीख नहीं मांग रही नारी, कोई भीख नहीं मांगती हूँ मैं, इंसान हूँ, बस इंसान होने का हक दे दो, मुझे मेरा हक दे दो, मुझे मेरा हक दे दो। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत अच्छी आपकी कविता, बहुत संवेदनशील, बहुत अच्छे विचार। शुक्रिया मैम आपका कि आप इस कार्यक्रम में आई, अपना समय हमें दिया, और मेघना एक अलबेली सी पहेली पर इतनी सार्थक और अच्छी चर्चा की, बात की। ओवरऑल अगर उपन्यास के संदर्भ में मैं बात करूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया आपका उपन्यास। तो 4 लाइनें इस उपन्यास का जो एक जो मेघना लड़की है उस पर मैं केंद्रित करते हुए उसे समर्पित करती हूँ कि सक्षम, शिक्षित, पालनहारी, चिंगारी, बलिदानी हूँ मैं, नई कलम हूँ, नर शक्ति, प्रेमी, त्यागी, स्वाभिमानी हूँ। ये मेघना को मैं डेडिकेट करती हूँ। और बहुत इसी बहुत इन्हीं अच्छा। शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी पाठकों का, जो मेघना से जुड़ेंगे, सभी श्रोताओं का जो हमारे कार्यक्रम से हमेशा जुड़ते रहे हैं, अपना प्यार, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मिथिलेश जी, विमलेश गंगवार जी, विकास शिंदे जी, अजय गोस्वामी जी, तमाम ऐसे हमारे श्रोता जो कार्यक्रम से जुड़े रहे, हमारी बातों को सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, उन सभी को हार्दिक धन्यवाद। और मैं परिवर्तन साहित्यिक मंच की तरफ से पुनः आपको मैं मेघना के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उपन्यास और समाज में अपना जलवा और अपनी चेतना फैलाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ फिर एक नए विषय के साथ और एक खास मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ संध्या, नमस्कार।